कहानी की शुरुआत एक बेहद तनाव से भरे सीन से होती है। साल 1929 का समय है। एक आम सा दिखने वाला जर्मन मजदूर जिसका नाम जॉर्ज एल्सर है, म्यूनिख शहर के एक बियर हॉल के अंदर चुपचाप काम कर रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जॉर्ज एक पत्थर के खंभे के पास खड़ा है और बड़ी सावधानी से घर में तैयार की गई डायनामाइट स्टिक्स उस खंभे के अंदर फिट कर रहा होता है। ये कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि वह एक टाइम बम तैयार कर रहा है। जॉर्ज एक हुनरमंद कारीगर होता है, इसलिए उसने बम के फटने के सही समय को कंट्रोल करने के लिए खुद एक क्लॉकवर्क मैकेनिज्म तैयार किया होता है। वह उस मशीन को ध्यान से चेक करता है, टाइम सेट करता है और फिर पत्थर के टुकड़ों से उस जगह को इस तरह बंद कर देता है कि बाहर से देखने पर किसी को जरा सा भी शक न हो कि अंदर मौत छुपी हुई है। इस पूरे काम के दौरान उसे काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। उसके हाथ कई जगह से कट चुके होते हैं और लगातार घुटनों के बल काम करने की वजह से उसके घुटने भी छिल जाते हैं, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा होता है। तारीख होती है 7 नवंबर 1929। यह वही जगह है जहां बहुत जल्द नाजी पार्टी के बड़े बड़े नेता इकट्ठा होने वाले हैं। जॉर्ज अपना काम पूरा करने के बाद एक पल के लिए स्टेज की तरफ देखता है। वह अंदाजा लगाता है कि उसका असली निशाना एडोल्फ हिटलर भाषण देते समय कहां खड़ा होगा। उसने बम ठीक उसी खंभे में लगाया होता है जो मंच के पीछे मौजूद है। अपना काम खत्म करने के बाद वह चुपचाप अंधेरे में वहां से निकल जाता है। अगले दिन 8 नवंबर 1929 को वही बियर हॉल सुरक्षा और नारों से गूंज उठता है। एडोल्फ हिटलर वहां अपने पुराने साथियों के साथ एक खास मौके पर भाषण देने पहुंचता है, जो नाजी पार्टी के पुराने विद्रोह की याद में होता है। वह उसी पोडियम पर खड़ा होता है जिसके ठीक पीछे जॉर्ज का लगाया हुआ बम छुपा होता है। दूसरी तरफ शहर में जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो काफी घबराया हुआ है। वह बार बार अपनी जेब की घड़ी देख रहा होता है और तेजी से जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ भाग रहा होता है। वह सीमा पार करने ही वाला होता है कि तभी 2 जर्मन गार्ड्स उसे देख लेते हैं। अधिकारी उसे देख लेते हैं और उसे रुकने का इशारा करते हैं। जॉर्ज तुरंत बहाना बनाता है कि वह अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी बातों से अधिकारियों को शक हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक वायर कट्टर मौजूद होता है, जिससे साफ समझ आता है कि वह तार काटकर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी उसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। वहां उसकी पूरी तलाशी ली जाती है और उसके पास से कुछ ऐसी चीजें बरामद होती हैं जो उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी थीं, जैसे वही वायर कट्टर और बियर हॉल का नक्शा। पुलिस स्टेशन में भी जॉर्ज की नजर लगातार दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी रहती है। रात के 9 बज चुके होते हैं और उसे मालूम होता है कि धमाका अब कभी भी हो सकता है। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी उसकी कोट पर लगा रेड फ्रंट यानी कम्युनिस्ट पार्टी का बैज देख लेता है, जो नाजी शासन में रखना अपराध माना जाता था। अधिकारी उसे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने को कहता है और उसकी चोटों को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे तुरंत जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ठीक रात 9:20 पर बियर हॉल में जोरदार विस्फोट होता है। जॉर्ज जेल में बैठा उस धमाके को महसूस करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसका मिशन सफल हुआ या नहीं। धमाके की खबर तेजी से फैल जाती है और नाजी अधिकारी बौखला उठते हैं। पुलिस प्रमुख आर्थर नेबे तुरंत जॉर्ज के गांव पहुंचता है और वहां के नाजी नेता एब्रेले को आदेश देता है कि जॉर्ज के परिवार के सभी लोगों को चौराहे पर इकट्ठा किया जाए। एब्रेले हैरान रह जाता है क्योंकि जॉर्ज का परिवार एक सम्मानित परिवार माना जाता है, लेकिन नेबे गुस्से में होता है। वह जॉर्ज की पूर्व मंगेतर और उसके बच्चों को भी पकड़वा लेता है। बाद में जॉर्ज को हथकड़ियों में जकड़कर बर्लिन लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात गेस्टापो प्रमुख हेनरी मुलर और आर्थर नेबे से होती है। जॉर्ज का आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि वह उन्हें नाजी सलाम करने के बजाय सिर्फ साधारण तरीके से संबोधित करता है। नेबे उसे अपनी पैंट उठाने को कहता है और उसके जख्मी घुटनों को देखकर यह साफ हो जाता है कि खंभे में टाइम बम उसी ने लगाया था। तभी नेबे एक ऐसी खबर सुनाता है जिससे जॉर्ज अंदर से टूट जाता है। वह बताता है कि हिटलर जिंदा है। असल में हिटलर अपना भाषण जल्दी खत्म करके धमाके से करीब 13 मिनट पहले ही वहां से निकल गया था। उस विस्फोट में 13 निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन असली निशाना बच जाता है। इसके बाद शुरू होता है जॉर्ज पर होने वाला क्रूर अत्याचार।
मुलर कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन जॉर्ज जवाब देने की बजाय एक धुन गुनगुनाने लगता है। मुलर गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और बिस्तर से बांधकर कोड़े लगवाता है। फिर भी जॉर्ज पत्थर की तरह खामोश रहता है। नेबे समझ जाता है कि यह आदमी इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा और अब वे उस पर सीधा टॉर्चर करने की बजाय उसके सामने उसकी मंगेतर एल्सा को ले आते हैं। एल्सा को खतरे में देखकर जॉर्ज का धैर्य टूट जाता है और वह आखिरकार बोलने लगता है। वह साफ कहता है कि उसने सब कुछ अकेले किया है और उसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वह यह भी मानता है कि जो उसने किया वह उसके हिसाब से सही था। इसी पूछताछ के दौरान जॉर्ज अपने अतीत को याद करने लगता है। साल 1932 का दौर था जब जॉर्ज एक खुशमिजाज इंसान हुआ करता था। वह एकॉर्डियन बजाता था और लकड़ी के काम में माहिर था। वह कॉन्स्टेंस में एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके शराबी पिता ने घर की कीमती जमीन बेच दी है तो उसे मजबूरन गांव लौटना पड़ा। गांव पहुंचकर उसने अपनी मां की खराब हालत देखी, जबकि उसका पिता हमेशा नशे में डूबा रहता था। यहीं उसकी मुलाकात एल्सा से हुई, जिसका पति भी शराबी था और उसके साथ मारपीट करता था। धीरे धीरे जॉर्ज और एल्सा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों छिपकर मिलने लगे। उसी दौरान जॉर्ज ने देखा कि कैसे नाजी विचारधारा गांव के लोगों के दिमाग को बदल रही थी। लोग एक दूसरे पर नजर रखने लगे थे और जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता वह गायब कर दिया जाता था। जॉर्ज को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि हिटलर स्पेन में मासूम लोगों पर बम गिरवा रहा है और पोलैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि अगर हिटलर को नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। यहीं से उसके मन में उसे खत्म करने का विचार आया। इसके बाद उसने पूरी योजना बनाकर बियर हॉल में बम फिट किया, लेकिन किस्मत से हिटलर बच निकला। वर्तमान में जेल के अंदर नाजी अधिकारियों को अब भी यकीन नहीं होता कि जॉर्ज ने यह सब अकेले किया है। उन्हें लगता है कि इसके पीछे ब्रिटिश इंटेलिजेंस या विंस्टन चर्चिल का हाथ है। तंग आकर जॉर्ज एक झूठी कहानी बना देता है कि उसे चर्चिल का फोन आया था, जिसे सुनकर अधिकारी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें समझाने के लिए जॉर्ज कागज पर बम का डिजाइन बनाकर दिखाता है और बताता है कि कैसे उसने फैक्ट्री से विस्फोटक सामग्री चुराई, खदान से डायनामाइट जुटाया और कई रातों तक जागकर 2 घड़ियों वाला सिस्टम तैयार किया ताकि एक फेल होने पर दूसरा काम करे। उसे वह दिन भी याद आता है जब एल्सा प्रेग्नेंट थी और वह अपने पति को छोड़कर जॉर्ज के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज अपने मिशन में इतना डूब चुका था कि उसने प्यार से ज्यादा अपने मकसद को चुना। वह जंगल में जाकर बम का परीक्षण करता है और जब पेड़ पूरी तरह टूट जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह हिटलर को मार सकता है। हालांकि उसने पूरी कोशिश की थी और उसकी योजना भी काफी मजबूत थी, लेकिन हिटलर की किस्मत ने उसका साथ दे दिया और वह बच निकला। साल आता है 1940। फिर भी नाजी अधिकारी जॉर्ज की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इसी वजह से उसे नशीली दवा दी जाती है ताकि वह बेहोशी या मतिभ्रम की हालत में सच्चाई उगल दे। लेकिन जॉर्ज बार बार एक ही बात दोहराता रहता है कि उसने यह सब अकेले किया है। आखिरकार उसे एक खास कैदी के रूप में कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। वक्त गुजरता है और साल 1945 आ जाता है, जब जर्मनी अब युद्ध हारने की कगार पर होता है। जेल में जॉर्ज को पता चलता है कि आर्थर नेबे, जिसने कभी उससे पूछताछ की थी, बाद में खुद समझ गया था कि हिटलर जो कर रहा है वह गलत है। उसने भी हिटलर के खिलाफ साजिश रची, लेकिन जब यह बात सामने आई तो उसे मौत की सजा दे दी गई। जॉर्ज को एहसास होता है कि जो सच्चाई उसने 1929 में समझ ली थी, उसे समझने में दुनिया को लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी। एक दिन जेल का गार्ड उसे बताता है कि जर्मनी युद्ध हार रहा है और सोवियत सेना ने इतनी तबाही मचाई है कि शहर खंडहर बन चुके हैं। यह सुनकर जॉर्ज दुखी होकर कहता है कि अगर वह उस दिन सफल हो जाता तो शायद लाखों जिंदगियां बच जाती और आज यह हालात न होते। फिर वह एल्सा के बारे में पूछता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली होती, लेकिन गार्ड बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। असल में जॉर्ज आज भी एल्सा से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसने अपने प्यार से ज्यादा अपने देश को चुना था। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हिटलर के फैसले देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। अब खबर मिलती है कि सोवियत सेना जल्द ही वहां पहुंचने वाली है और इसके बाद कैदियों को आजादी मिल सकती है। लेकिन 9 अप्रैल
1945 को जब सोवियत सेना कैंप के बेहद करीब होती है, तभी हिटलर के आदेश पर जॉर्ज को मार दिया जाता है। यह कहानी एक ऐसे अनजाने हीरो की है जिसने अपनी जान, अपना प्यार और अपना भविष्य दांव पर लगा दिया ताकि दुनिया को एक तानाशाह से बचा सके। अगर उस दिन हिटलर सिर्फ 13 मिनट और वहां रुक जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। जॉर्ज का पूरा नाम जॉर्ज एल्सर था, जिसे आज जर्मनी में एक सच्चे हीरो के रूप में याद किया जाता है। यही थी उसकी जिंदगी की सच्ची कहानी, जिसने खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उम्मीद है कि इतिहास का यह किस्सा आपको पसंद आया होगा।